खैरियत से हैं। वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूके स्पाउस वीज़ा। वीवर्स, ये जो टॉपिक है बेसिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि जिनकी शादी होती है यूके के किसी सिटीज़न के साथ और वो यूके जाना चाहते हैं और वहाँ पे अपना एक कैरियर देख रहे होते हैं, वहाँ पे सेट होना चाह रहे होते हैं, यूके की नेशनैलिटी लेना चाह रहे होते हैं। व्यूअर्स, काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके पास एक मिसकंसेप्शन होती है कि वो इस लिहाज से कि वो जो है ना अपना इस केस को इजी लेते हैं और ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिस वजह से उनके वीज़ाज़ जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वीज़ा होता है और आपको चाहिए कि आप अपना केस दायर करने से पहले, सबमिट करने से पहले प्रॉपर एक कंसल्टेंट जो कॉम्पिटेंट हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने स्पाउसल केस किए हुए हों स्पेसिफिकली यूके के, तो वो आप जो है ना उसकी सर्विसेज लें और ताकि आपका केस जो है इन टाइम उसकी अप्रूवल मुमकिन हो सके और आपका रिफ्यूज़ल भी खुदा न खास्ता ना हो। तो व्यूअर्स, ये बिल्कुल कह लें कि रिकमेंडेड है कि आप कभी भी अगर आपको पता भी है चीज़ों का, ठीक है, फिर भी आप इसको कभी खुद से दायर ना करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट की जो है वो सर्विस में। व्यूअर्स, स्पाउस वीज़ा जो है इसकी जो फ़ीस है वो है 1523 पाउंड पर एप्लीकेंट। देखें, ये बहुत बड़ी फ़ीस है और आप अगर इतनी अमाउंट भी खर्च कर रहे हैं तो फिर आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको ख़ुद से ये केस दायर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड और एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का टॉपिक है। बड़ा जो है कह लें कि बड़ी सारी चीज़ें जो आपके असेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो स्पाउस केस को इंटरप्रेट करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो देखते हैं आपका केस प्रोसेस करते हुए। तो बेहतर है कि आप अपनी पूरी जो है वो सर्च करें, रैकी करें, देखें कौन से लॉ फर्म्स, सोलिसिटर्स, कंसल्टेंट्स अच्छे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और जो कह लें कि मतलब अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छी वर्किंग करते हैं और उनके केसेस ज़्यादातर अप्रूव होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो फ़ीस इसकी जैसे बताया 1523 पाउंड है पर एप्लीकेंट। इसमें चाहे आपका मेन एप्लीकेंट है यानी पाकिस्तान या इंडिया से, या आपका जो है वो डिपेंडेंट एप्लीकेंट है, यानी आपका अगर आपके रिलेशन में से कोई बच्चा भी है तो उसकी भी इतनी ही फ़ीस है। एक बच्चा है फिर भी और उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो हर मतलब डिपेंडेंट एप्लीकेंट की भी सेम फ़ीस है। तो इसलिए व्यूअर्स आपको कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। व्यूअर्स, इसमें जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है बेसिकली वो आउटसाइड यूके 12 वीक्स है, जस्ट लाइक फ्रॉम पाकिस्तान और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। 12 वीक में वो प्रोसेस करते हैं नॉर्मल सर्विस के ज़रिए, जो रूटीन सर्विस है। और अगर आप यूके के अंदर रहते हुए अपना स्पाउस केस दायर करते हैं तो 8 वीक्स में वो प्रोसेस कर देते हैं। मतलब एक्सपेडाइट सर्विस के ज़रिए आपको अपना केस करवाना चाहिए ताकि आपके अननेसेसरी डिलेज ना हो, आप जो है जल्दी अपना ऑब्जेक्टिव ले सकें। उसमें आपको प्रायोरिटी देते हैं और मतलब अगर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो आप आज अगर केस जमा करवा रहे हैं तो आपका नेक्स्ट जो वर्किंग डे है उसके एंड तक आपको केस का रिजल्ट मिल जाता है, जो कि एक ज़बरदस्त क्या कि प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब सिर्फ 2 डेज़ का, 2 डेज़ भी पूरे नहीं बनते। अच्छा, उसमें अगर जो है कह लें आप वीकडेज़ में अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आपने अप्लाई किया है तो आपको मतलब एक अगले दिन रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एट द एंड ऑफ वीक अप्लाई किया है, लेट से आप फ्राइडे जो कि लास्ट वर्किंग डे होता है ज़्यादातर कंट्रीज़ में, तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मंडे को केस आपका रिजल्ट मिलेगा। तो व्यूवर्स, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अच्छा, इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल जो मैंने बताया 12 वीक्स का, उसके अंदर हर्डल आ सकती है
अगर आपके पास जो है वो आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से आपकी लैंग्वेज की आपने रिक्वायरमेंट मीट नहीं की, या आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट की है, या आपका खुदा न खास्ता अगर आप स्पाउस केस दायर करने से पहले यूके के अंदर आपने टाइम स्पेंड किया है, या पाकिस्तान के अंदर आपका क्रिमिनल ऑफेंस है, या यूके के अंदर है, कन्विक्शन है कोई इस तरह से, तो वो भी अफेक्ट कर सकती है आपके प्रोसेसिंग टाइम पे, बिकॉज इट वुड टेक मच टाइम टू वेरीफाई दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके, तो व्यूवर्स कोशिश करें कि आप सारी चीज़ें, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा कि एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट और अ फर्म कैन हैंडल, कैन गाइड यू वेल, can handle in a best way which would be beneficial for you. So you should give your case, you should prepare your case through a competent consultant. उसके बाद व्यूवर्स, हाँ एक सूरत ये भी हो सकती है कि अगर आपकी चीज़ें, फिर वही बात है कि इन एक्सपर्ट वे से गया है, ठीक है, चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो सकी, आपको इंटरव्यू करने की ज़रूरत है वीज़ा ऑफिसर की तरफ से, तो उस सूरत में भी जो है कहने कि आपका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग सकता है। व्यूवर्स, इसकी जो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट है कंप्रीहेंसिवली, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बड़ा जो है ना बिग टॉपिक है जिसपे कई जो है ना वो घंटों का सेशन दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश है कि आपको जो मेन इसका जो क्रक्स है, मेन जो इसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, उनको आपकी खिदमत में एक्सप्लेन करूं ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना ले सकूं और आपको जो है समझ भी आ जाए वैसे कि ये किस तरीके से वर्क करता है और कैसे जो है हम अपना सर्टन अप्रूवल यकीनी बना सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है या आपका जो सिविल पार्टनरशिप है वो बेसिकली यूके में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और आपका बेसिकली पाकिस्तान से अगर एप्लीकेंट है या इंडिया से, तो वो एप्लीकेंट और उसका स्पॉन्सर या उसका यूके का जो उसका पार्टनर है, उसका हस्बैंड है या वाइफ है या सिविल पार्टनर है, तो वो बेसिकली केस दायर करने से पहले 2 साल जो है मैरिज रिलेशनशिप, मतलब अपने रिलेशनशिप में रहे, ये एविडेंस करना ज़रूरी होता है। ये इसकी एक मेन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर जो है आपका वही लैंग्वेज की एबिलिटी है, A1 गुड इंग्लिश लेवल होना चाहिए आपका, A1 जो कि गुड बनता है, कह रहे हैं कि बेसिकली इसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं। A1 में लाइफ स्किल UKVI वाला जो होता है वो चाहिए होता है आपको। इसमें सिर्फ 2 मॉड्यूल्स जो हैं स्पीकिंग और लिसनिंग के होते हैं, और वो सिर्फ पास फेल में उसका रिजल्ट आता है, और ये कोई बड़ा मतलब कह लें कि कम्प्लेक्स नहीं है, टफ नहीं है ये टारगेट लेना। A1 लेवल जस्ट चाहिए, वो आप मीट कर रहे हो, और उसके बाद जो है फाइनेंशियल मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो आप मीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपकी ज़रूरी हैं, ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा व्यूवर्स, इसमें जो है कह लें कि कुछ ऐसी भी आपको कह लें कि एज मिलते हैं कि अगर खुदा न खास्ता मेन रिक्वायरमेंट्स आप मीट नहीं कर रहे, तो आप जो है वो कुछ और आपको जो प्रिविलेजेस हासिल हैं इस रूट के ज़रिए, इस कैटेगरी में, वो हैं कि आप का अगर आपके रिलेशन में से एक बच्चा है जो कि यूके के अंदर 7 इयर्स स्पेंड कर चुका है, आप देखें वो यूके के जो लाइफ है उसके अंदर इतना इंडल्ज हो चुका है, इतना कह लें कि वो अवेयर हो चुका है उसके बारे में कि उसके लिए यूके में रहना आसान है बजाय इसके कि वो किसी और कंट्री में जाकर रहे। तो उसकी बुनियाद पे भी आप अगर मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे, या सेविंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या अदर रिक्वायरमेंट्स वो मीट नहीं कर रहे, तो आप अपने रिलेशनशिप में से होने वाले बच्चे की बुनियाद पे जिसने 7 ईयर स्पेंड कर लिए यूके में, तो आप फिर भी ये केस दायर करने के लिए एलिजिबल हैं। और या फिर आपको ऐसी कोई सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी पेश आ रही है कि आप अगर यूके से बाहर जाते हैं, आप और आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, तो वो जो सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी है वो बेसिकली ओवरकम नहीं हो सकती। उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के लिए आपको यूके में आपका होना ज़रूरी है। तो उस सूरत में भी आप एलिजिबल हैं, आप विदाउट हैविंग फुलफिलिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और सेविंग रिक्वायरमेंट, यू कैन अप्लाई फॉर द स्पाउसल केस।
ठीक है बस, तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद कह लें कि एक और भी मतलब रिक्वायरमेंट है कि अगर आप यूके से बाहर रहते हैं तो आप कोई कह लें कि ऐसा कोई लॉ है जिसको आप तोड़ने का बायस बनते हैं। ठीक है, यानी वो कहता है कि इफ़ यू वुड ब्रीच योर ह्यूमन राइट्स टू स्टॉप योर कमिंग टू द यूके और मेक योर लीव, यानी या तो आप मतलब जो है वो यूके को छोड़ते हैं तो फिर वो कह लें कि ह्यूमन राइट कन्विक्शन होती है, तो इस सूरत में भी आप जो है ना वो कह लें कि आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अलावा भी, यानी आप अगर आप मीट नहीं भी कर रहे तो आप फिर भी स्पाउस केस अपना कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो वीज़ा आपको ग्रांट होता है ये आपको इनिशियल पहले आपकी एंट्री क्लियरेंस होती है जो कि नॉर्मल डेज में यानी बिफोर पैंडेमिक सिर्फ आपको 1 माह की मिलती थी बेसिकली एंट्री क्लियरेंस, यानी 1 माह का वीज़ा मिलता था। उसके बाद यानी वो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे पेस्ट करते थे 1 माह का। जब आप यूके में पहुंच जाते थे फिर वहाँ पे जो आपने अपना फॉर्म फिल करते हुए स्पाउस केस का जो पोस्टल ऑफिस का कोड के साथ एड्रेस दिया होता था, वहाँ से आप कुछ सर्टन टाइम के अंदर आप जाके अपना वीज़ा कलेक्ट करते थे, जो कि आपके एक कार्ड की सूरत में होता है जिसे हम बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट बोलते हैं, BRP। ठीक है बस, तो यानी आजकल जो ये वीज़ा इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोई तकरीबन 2.25 साल का, यानी 33 माह का। इसके अलावा मतलब आपका जो 3 माह की एंट्री क्लियरेंस है वो पैंडेमिक की वजह से उन्होंने 1 माह से 3 माह की कर दी हुई है, जो स्टिकर पेस्ट होगा बेसिकली, और आप 33 मंथ का अपना BRP वहाँ से जाके कलेक्ट करेंगे यूके से, जो भी पोस्टल एड्रेस आपने पोस्ट ऑफिस का दिया होगा वहाँ से जाके। ठीक है बस, तो ये थी इसकी लेंथ, ये मतलब 33 मंथ्स का होता है, और अगर एंट्री क्लियरेंस डाली जाए तो वो 36 मंथ्स बनते हैं राइट नाउ। ठीक है, बाद में हो सकता है दोबारा से वो 1 माह की एंट्री क्लियरेंस कर लें। अच्छा व्यूअर्स, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 18,600 पाउंड है पर एनम। अच्छा, ये इसमें मज़े की बात है, चाहे वो आपका जो यूके का स्पॉन्सर है वो मीट कर रहा हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, या आप कर रहे हो एज एन एप्लीकेंट फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, या आप मिल के जो है जॉइंटली उसको रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये कह लें कि मिनिमम आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो कि मीट करनी ज़रूरी है। ठीक है बस, उसके बाद अगर खुदा न खास्ता आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे तो फिर आप कैश सेविंग की तरफ जाएंगे, जो कि 62,500 पाउंड है, और वो 62,500 पाउंड या तो फिर उसी तरीके से या तो जॉइंटली आप दोनों के अकाउंट में पिछले 6 माह से कंसेक्टिवली होने ज़रूरी है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने जेहन में रखना है। किसी एक दिन में भी जो अमाउंट है 62,500 पाउंड की सेविंग की, वो किसी एक दिन भी आपकी जो 6 माह की रिक्वायरमेंट है उसमें से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर 6 माह में से कोई एक दिन भी आपके पैसे जो हैं वो 62,500 पाउंड या उसके इक्वलेंट पाक रुपी या इंडियन रुपी में उससे कम थे, तो वो फिर आप कह रहे हैं कि वो आप सेविंग की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते। हाँ, इसमें एक प्रिविलेज ये है कि आप अगर कुछ अर्न भी कर रहे हैं, आपका स्पॉन्सर यूके में मतलब वो 18,600 तो नहीं कमा रहा, लेकिन वो कर रहा है कि 17,000 कमा रहा है, या पूरा 18,000 कमा रहा है, या मिला के 18,000 बन रहा है, मतलब पूरी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही सिंगली और इन जॉइंट स्टेटस, तो फिर यह है कि कुछ सेविंग्स भी आप यूटिलाइज साथ कर सकते हैं। यानी दोनों को मिला के, यानी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अर्निंग कैपेसिटी प्लस आपकी सेविंग्स, उन दोनों को मिला के पूरा उसका एक फार्मूला है। बेसिकली व्यूवर्स, ये एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का भी एक पूरा टॉपिक है, और उसके बाद आपकी जो कैश सेविंग्स हैं इनका भी समझ लें कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल्ड स्टडी है, एक पूरा टॉपिक है। ठीक है, कि आप कितनी आपकी सेविंग्स हों और कितनी आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो तो मिला के आप क्वालिफाई करते हैं, या खाली सेविंग्स और कुछ थोड़ी सी मतलब आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को आप मीट कर रहे हैं। तो मतलब ये पूरी ये कम्प्रिहेंसिव स्टडी है। इसके बारे में आपका सेटलमेंट का जो लॉ है, जो रूल्स हैं, इमिग्रेशन रूल्स, वो क्या कहते हैं, अपेंडिक्स FM क्या कहता है। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल्ड स्टडी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को जो है कवर करने की कोशिश करें। तो बहरहाल आज जो है मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि 62,500 है इसकी एनुअल, मतलब 6 माह की आपकी सेविंग रिक्वायरमेंट, या आपकी एनुअल जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है
वो है आपकी 18,600 पाउंड। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके बाद जो है कह लें कि अगर आप चाहते हैं कि आप 5 इयर्स का सेटलमेंट ट्रैक लें तो आप कोशिश करें कि आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है 18,600 पाउंड वो आपकी मीट करती हो, तो आपको मतलब पहला जो वीज़ा मिलेगा उसके बाद फिर जो आपको लीव मिलेगी या एक्सटेंशन होगी तो वो मिला के 5 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आप अपनी ILR इंडेफिनेट लीव टू रिमेन यानी आप सेटलमेंट ले सकते हैं। तो व्यूअर्स वही सेटलमेंट में वो जो 1 दिन वाला प्रोसेस है, ठीक है, जो एप्लीकेशन का वो आपको रिकमेंडेड है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको पता ही है। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में अगर आपका बच्चा साथ में शामिल है, यानी आप दोनों के पाकिस्तान से जो एप्लीकेंट है या इंडिया से और UK से जो स्पॉन्सर है उन दोनों की शादी हुई, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में से एक बच्चा है जो कि वो साथ लेके जाना चाहते हैं इंडिया या पाकिस्तान से, तो व्यूअर्स उसमें फिर वो जो बच्चे की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3,800 पाउंड्स की हैं इन एडिशन ऑफ द 18,600 पाउंड्स, ठीक है, ये पहले बच्चे के लिए। उसके बाद दूसरा बच्चा जो है उसके लिए 2,400 पाउंड ऐड हो जाएंगे उसमें, वो आप यानी 18,600 पाउंड प्लस आपके 3,800 पाउंड पहले बेबी के और 2,400 पाउंड आपके सेकंड बेबी के, और हर आने वाला जो बेबी है उसके 2,400 पाउंड ऐड होते जाएंगे अगर आपने सेटलमेंट केस नहीं किया, ठीक है जी। तो ये है आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। व्यूअर्स इसमें जो है आपकी जो इनकम बेसिकली जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो इनकम है बेसिकली आपकी एनुअल, वो किन किन चीज़ों के ज़रिए आप जो है वो काउंट करवा सकते हैं, कौन कौन सी आपकी अर्निंग्स जो है वो इनकम कंसिडर होती हैं UK के लॉज और रेगुलेशंस के तहत, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक तो सिंपली आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की इनकम है, यानी आप जॉब कर रहे हैं बिफोर टैक्स और बिफोर इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यानी आपकी ग्रॉस बेसिकली इनकम आपकी आफ्टर डिडक्शन ऑफ नेशनल इंश्योरेंस एंड टैक्स, जो कि आपकी नेट इनकम होती है वो नहीं है, या आपको एक एज है कि इसकी ग्रॉस इनकम है बेसिकली, वो कंसिडर होती है आपकी इनकम। उसके बाद अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आपका जो UK का स्पॉन्सर है या बीइंग एप्लीकेंट इन पाकिस्तान आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जो है बेसिकली लिमिटेड कंपनी इन द UK जो एक रन कर रहे हैं आप बीइंग CEO, तो उसकी जो इनकम है जो कि आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न में आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो इनकम आप उठाएंगे, वो भी इनकम आपकी शो होगी, या पाकिस्तान से जो बिजनेस होगा एप्लीकेंट का उसकी जो इनकम होगी वो भी इनकम कंसिडर की जाएगी। व्यूअर्स इसमें जो आपको पेंशन मिलती है, ठीक है, जो आपको पेंशन इनकम आती है मंथली, आप किसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, उसके बाद आपकी शादी हुई है या आपका रिलेशन है एज ए पार्टनर, सिविल पार्टनर या मैरिज, तो वो बेसिकली जो इनकम है वो बेसिकली आपकी पेंशन से है, तो वो भी इसमें इनकम काउंट होती है, कंसिडर होती है। इसके अलावा कुछ आपकी व्यूअर्स नॉन वर्किंग इनकम्स होती हैं, जैसे आपकी रेंटल इनकम होती है, प्रॉपर्टी से आपने रेंट आउट की होती है, वहाँ से इनकम आ रही होती है, या आपने कंपनीज के शेयर्स खरीदे होते हैं, यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, शेयर्स, और आपको कंपनीज जो है एनुअल बेसिस पे या बाय एनुअल बेसिस पे आपको जो डिविडेंड्स देती हैं, प्रॉफिट जो होता है इन द शेप ऑफ डिविडेंड, वो अगर आपको आ रहा है, ठीक है, और उसकी कोई रेगुलर कह लें कि फ्लो है, तो वो भी आप जो है इनकम आपका कंसिडर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ आपकी इनकम की टाइप्स जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम को आपने कैसे एविडेंस करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बेसिकली आपका जो अगर आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, कंपनीज के, तो उसमें जो बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट कर रही है, जो आपको मंथली मिल रही है, वो बेसिकली आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, और उसके बाद आप 6 माह की कम से कम पे स्लिप्स देंगे, पे स्टब्स देंगे, जो कि आपका एम्प्लॉयर इशू करेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए जो कि डेटेड हो, प्रॉपर उसके लेटर हेड के ऊपर हो एम्प्लॉयर के, और उसके बाद जो है कह लें कि मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं आपने ये इनकम के प्रूफ के तौर पे आपने शो करनी है। अब एम्प्लॉयर का जो लेटर है बेसिकली उसको भी आपने बड़ा, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर क्या क्या मेंशन होना चाहिए, उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए आपका, आप एम्प्लॉयड कब से हैं इस कंपनी में, और उसके बाद आपका जॉब का टाइटल क्या है, आप कितने टाइम से हैं, हाउ लॉन्ग यू आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का की टाइप है वो क्या परमानेंट है या आपका टेम्परेरी या फिक्स्ड पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, वो मेंशन हो। उसके बाद बिफोर टैक्स एंड एनआई आपकी अर्निंग क्या है, ये ज़ाहिर है यूके के अंदर एनआई यूज़ होता है, नेशनल इंश्योरेंस, वो डिडक्शन होती है उसकी बकायदा। तो वो जो है बेसिकली आपकी अर्निंग कितनी है बिफोर टैक्स एंड एनआई, और उसके बाद जो है आप कब से ये जो करंट सैलरी है वो कब से आप कितने टाइम पीरियड से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जाहिर है कि आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी बेसिकली आपकी जो है आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसे हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो इसके ऊपर इन पॉइंट्स का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मोटे मोटे मेरा ख्याल है सारे पॉइंट। बाकी इसका ऑनलाइन फॉर्म होता है, साथ में अपेंडिक्स लगता है। ठीक है, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा